आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और इस हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन से। हालांकि अब अमेरिका में नए राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है अगले कुछ हफ्तों के अंदर और जो बाइडेन उस रेस में शामिल नहीं है। लेकिन इस विजिट के दौरान जो अहम बात है कि जो क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग है उसकी एक शिखर वार्ता फिर से हो रही है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया के जो मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो भी शामिल होंगे नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के साथ में। आपको याद दिला दें कि क्वाड की दरअसल शुरुआत हुई थी 2007 में सुनामी के बाद इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन को लेकर, लेकिन आगे चलकर उसमें एक लल पीरियड भी आया, फिर उसे रिजरेक्ट किया गया 2019 में और 2021 से इसमें समिट लेवल यानी कि शिखर वार्ता की मुलाकातें हो रही हैं। पहले वर्चुअल फॉर्मेट पर हुई थी और फिर जो मुखिया हैं इन मुल्कों के सदस्य देशों के वो आपस में मिले। तो इस दौरे से इस वक्त क्या कुछ उम्मीदें हैं और कैसे क्वाड की वजह से इंडो पैसिफिक में जो डायनामिक्स है वो बदल रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एम्बेसडर अरुण के सिंह हैं। आप लंबे समय तक राजनयिक रहे और अमेरिका में भारत के राजदूत के तौर पर भी आपने सर्व किया। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। अगर सबसे पहले तो मैं इस दौरे की बात करूं क्योंकि इस दौरे हम्म। में प्रधानमंत्री यूएन में एक समिट ऑफ द फ्यूचर को भी संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे बायलैटरल पर्सपेक्टिव में आने से पहले। ये जहां तक इस संबोधन का सवाल है, इसके पहले भी हमने देखा है कि वो जहां तक सस्टेनेबल फ्यूचर की बात है क्लाइमेट समिट में संबोधित उन्होंने किया था 2015 में शायद। अ, कितना इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के एड्रेसेस की अगर हम बात करें सर? महत्वपूर्ण होता है कि लोग आए, मिले और अपने जो विचार है औरों के समक्ष रखें। और यूएन का सेक्रेटेरिएट सचिवालय जो है, इन सबको इकट्ठा करके एक मैसेज बनाए कि देश के नेता अगर यहाँ आए थे और ये इनका मैसेज था। और उसके आधार पर फिर यूनाइटेड नेशन का सचिवालय अपने आगे का उनका क्या प्रोग्राम होगा उसको तय करता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जरूर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया भर से देश के नेता लोग वहां आकर इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। और संयुक्त राष्ट्र के अलावा और कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां सब आके मिलते हो, इसलिए उस दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जहां तक क्वाड समिट का सवाल है, क्योंकि ऑब्वियसली ये प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में आखिरी मुलाकात होगी क्योंकि इसके बाद तो प्रेसिडेंट रहेंगे नहीं बाइडेन साहब। और क्वाड समिट भी प्रेसिडेंट बाइडेन की नेतृत्व में ये आखिरी समिट हो रहा है जो वो डेलावेयर में अपने होम एरिया में कर रहे हैं। क्या इस प्लेस वेन्यू ऑफ मीटिंग की कोई सिग्निफिकेंस है और क्वाड को लेकर आपने कैसे आप महसूस कर रहे हैं कि कैसे शेप अप हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन? मिलिट्री अलायंस नहीं है लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आज इंडो पैसिफिक में? तो इस मीटिंग का अपना महत्व है। अब जैसा कि आपने कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने इसको शिखर स्तर पर ये मीटिंग शुरू की थी। उसके पहले विदेश मंत्री के स्तर पर मीटिंग हो रही थी 2019-2020 में। और शिखर स्तर पर ये छठी मीटिंग होगी, चौथी इन पर्सन मीटिंग। इसके पहले 2021 में वॉशिंगटन में हुई थी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक होस्ट किया, जापान ने होस्ट किया और प्रेसिडेंट बाइडेन फिर कर रहे हैं। और इन 6 मीटिंग्स में 4 मीटिंग यूएस ने होस्ट किया, 2 इन पर्सन, 2 वर्चुअल। सो ये इस बात का संकेत है कि इस फॉर्मेट, इस ऑर्गेनाइजेशन को यूएस काफी महत्व देता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह कि जब ये मीटिंग होस्ट कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने सिंबॉलिकली उसको अपने होम टाउन में होस्ट करने का फैसला किया। और वो संकेत ये भी है कि जो उनके साथ काम करने वाले नेता हैं, सहयोगी नेता है, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, उनको एक तरफ से इज्जत देने की बात है कि आप उनको अपने जो आपका होम टाउन है वहां बुलाकर आप ये मीटिंग कर रहे हैं। और भी देशों में होता है, कई बार जब जाते हैं, जैसे इंडिया में बाहर से जब आए थे तो प्रधानमंत्री, जैसे कभी चीन के राष्ट्रपति आए थे, जापान के प्रधानमंत्री आए थे, खास दिखाना चाहते थे कि उनके लिए स्पेशल एफर्ट किया जा रहा है तो उनको गुजरात ले जाते थे। तो इस तरह की चीजें होती, तो वो तो है। इसमें एक और फायदा मेरे दृष्टिकोण से ये हो रहा है, क्योंकि अमेरिका ये होस्ट करने जा रहा है। अगली समिट अब इंडिया में होगी 2025 में। और अगली समिट अगर 2025 में इंडिया में है तो जो भी अमेरिका के नया राष्ट्रपति हो
उसको इंडिया अपने टर्म के पहले साल में आना होगा। और अगर ये ऐसा होता है तो जो नई टीम आती है वह उनके ऊपर एक प्रेशर बनता है कि इस बायलैटरल रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाने के लिए क्या नए कदम हो, क्या नए फैसले हो। तो नए टीम पर ये एक दबाव होगा कि भारत और यूएस के जो रिलेशंस इनको आगे बढ़ाने के लिए हम नई चीजें क्या कर सकते हैं। बाइडेन के समय में अब जैसे इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी शुरू हुआ था, एक इंडसएक्स इंडिया यूएस डिफेंस एक्सप्लोरेशन इकोसिस्टम शुरू हुआ था, जहां डिफेंस के स्टार्टअप्स को साथ लेकर कार्य करने की बात चल रही है। तो अब नए टीम पे हो कि और हम नया क्या करें। तो मेरे ख्याल जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको इससे फायदा होगा। हम्म। और निश्चित रूप से हम बायलैटरल रिलेशनशिप पे थोड़ी और चर्चा करेंगे आपके साथ में, लेकिन सर क्वाड की, क्योंकि जॉन किर्बी का शायद बयान आया है जो व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन हैं कि इंडो पैसिफिक में निश्चित रूप से द एलिफेंट इन द रूम इज चाइना। चीन की जो भी डेवलपमेंट्स हैं, वो साउथ चाइना सी हो, इंडो पैसिफिक हो, हम जिसकी बात कर रहे हैं कि उस पर चर्चाएं होंगी। और चाइना ने हमेशा कहा कि क्वाड एक कोशिश है कि चाइना को बॉक्स किया जाए, चाइना को कंटेन किया जाए। अब चाइना को लेकर आपको लग रहा है कि कोई नई कोशिशें क्वाड फ्रेमवर्क के तहत इस वक्त हो रही हैं? क्योंकि जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की भी बात की गई थी उसमें भी बहुत ज्यादा कोई डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। तो अभी तक जो भी क्वाड की कार्यप्रणाली रही है उसको देखते हुए ये लगता है कि साथ मिलकर अब जो चाइना का चैलेंज है वो तो है सबके लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूएस के लिए, जापान के लिए, फिलीपीन जो क्वाड के मेंबर नहीं है उनके लिए भी, और आसियान की जो कंट्रीज है उनके लिए भी वो तो चैलेंज है ही। आर्थिक चैलेंज है, मिलिट्री चैलेंज है, तकनीकी स्तर पर चैलेंज है, वो तो चैलेंज है ही। पर उसके अलावा क्वाड का जो फ्रेमवर्क है वो एक मौका देता है इन चारों देशों को कि आप आपस के रिश्तों को भी बढ़ावा दें। तो जो बात कर रहे हैं जैसे क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में क्वाड के अंतर्गत भी बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि चूंकि इंडिया क्वाड का सदस्य है तो अमेरिका में कई लोग कहते हैं, सरकार में और एनालिस्ट भी, कि चूंकि इंडिया क्वाड का सदस्य है हम इंडिया के साथ बायलैटरली और करें। और कई लेवल में हाई लेवल टेक्नोलॉजी रिलीजेस जो इंडिया के लिए हुई हैं उसमें बायलैटरल तो फायदे हैं, लेकिन ये भी एक आर्गुमेंट है कि इंडिया क्वाड का सदस्य है इसलिए हमको इंडिया के साथ ज्यादा करना चाहिए और इससे इंडिया को भी फायदा होता है। तो एक तो ये है। दूसरा ये दिखाना चाहते हैं कि क्वाड कंट्रीज अपने सहयोग से जो इस एरिया के देश है, आसियान और बाकी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज, उनको फायदा हो रहा है क्वाड के कोऑपरेशन से। सो क्वाड के कई फैसले हुए हैं, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, शेयरिंग ऑफ सैटेलाइट डेटा, वैक्सीन जो प्रोवाइड किए गए थे कोविड के दौरान, तो उनसे उन देशों को भी फायदा हुआ है। सो दोनों स्तर पे काम हो रहा है कि आप आपस का सहयोग बढ़ाएं और अपने सहयोग के जरिए और लोगों को भी फायदा पहुंचाए। जैसे पहले इन्होंने स्टेम फेलोशिप का फैसला किया था, 100 स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया से स्कॉलरशिप पाके अमेरिका गए थे पढ़ने के लिए, और अब ये फेलोशिप्स अन्य देशों को भी दिया जा रहा है, आसियान कंट्रीज के लोगों को भी और पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज को। फिर ये दिखाने के लिए कि क्वाड के कोऑपरेशन से आपको भी फायदा है, और जो उस एरिया के लोग इंडो पैसिफिक वो भी चाहते हैं कि चीन और अमेरिका के बीच चूज करना नहीं चाहते, लेकिन वो ये भी चाहेंगे कि उनके पास ऑप्शंस हैं चीन के अलावा, सिर्फ वो चीन पे ही निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसको लेके क्वाड आगे बढ़ रहा है। तो मतलब क्वाड अपने लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर्स क्रिएट कर रहा है इन द रीजन, जो एक तरीके से एक सॉफ्ट काउंटर टू चाइना भी है इस समिट में। क्योंकि इस वक्त चूंकि राष्ट्रपति बाइडेन इज ऑन हिज वे आउट, किसी महत्वपूर्ण घोषणा की हम उम्मीद कर रहे हैं, अनाउंसमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, या ऐसे मौके पर शायद ही हो क्योंकि अब कुछ ही महीनों में जो है व्हाइट हाउस विल हैव अ न्यू इनकम्बेंट? आई थिंक जो अभी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है उसको बढ़ाना चाहेंगे, हेल्थ सिक्योरिटी पे, क्लाइमेट चैलेंज रिलेटेड इश्यूज पे, तकनीकी कोऑपरेशन पे, स्टेम फेलोशिप को शायद बढ़ाना चाहे, तो ये सब का एनर्जी कोऑपरेशन, तो इन सब चीजों पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शायद कुछ नए
फैसले आए, लेकिन बिल्कुल ही कोई ऐसी बात हो जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही नहीं, वो एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई बिग बैंग अनाउंसमेंट नहीं। सो कमिंग टू द बायलैटरल एस्पेक्ट, जस्ट लास्ट टू क्वेश्चंस। जहां तक इंडिया यूएस रिलेशनशिप का सवाल है, अब बड़ा सवाल ये है कि इज अमेरिका रेडी फॉर अ वुमन प्रेसिडेंट और नॉट? कमला हैरिस बनेंगी या डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे? डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। उसे हालांकि हमारे जो विदेश सचिव है विक्रम मिस्री, उनको जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि इसकी कॉन्फर्मेशन हम नहीं दे सकते हैं, दिस इज ऑल अ वर्क इन प्रोग्रेस। क्या इस वक्त ये उचित होगा प्रधानमंत्री के लिए उनसे मिलना? अब ठीक इलेक्शंस के पहले, लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शंस के पहले जब उन्होंने एक साथ रैली किया था और जिसमें एक तरीके से आपकी बात ट्रंप सरकार वाली बात चली थी, उसको लेकर काफी पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म हुई थी। क्या ये वक्त टाइमिंग सही रहेगा फॉर अ मीटिंग? तो 2019 में जब वो रैली में गए थे, उस समय इलेक्शन बहुत दूर था, क्योंकि इलेक्शन 2020 के अंत में था। तो कहना कि वहां हर 4 साल में इलेक्शन होते हैं, तो कहना कि कभी भी मिलिए तो आप इलेक्शन के पहले मिल रहे हैं, तो वो सही नहीं होगा। तो इलेक्शन उस समय से 1 साल 2 महीने, 1 साल 3 महीने। और जहां तक मुझे याद है, जब ये बात हुई थी कि अब की बार ट्रम्प सरकार, वो उस बात को याद दिला रहे थे कि 2016 में अपने कैंपेन, ट्रंप ने एक कैंपेन वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उन्होंने हिंदी में कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। जो तो इसके जो कई इंटरप्रिटेशंस आए हैं, वो बिल्कुल मेरे ख्याल खड़े नहीं उतरते हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक नॉर्मल है कि अगर आप जा रहे हैं किसी देश में, जो जो कंटेस्टेंट्स हैं, तो मौका मिले तो उनसे मिले, ये तो सब करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो सरकार में है, जो विपक्ष में है, सो उनसे मिलना, विजिटिंग लीडर्स का, या जो वहाँ हमारे एम्बेसी में लोग काम करते हैं, ये तो नॉर्मल बात है, ये होती रहती है। तो हमें अभी वेट करना चाहिए कि क्या क्या मीटिंग्स हैं, क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं, उसके बाद ही किसी तरह की टिप्पणी सही होगी। एंड सो डिपेंडिंग ऑन कि आखिर इलेक्शन में वहां जीतते कौन है, कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, व्हाट विल बी द वन बिग थिंग टू वॉच आउट फॉर जो डिफरेंट हो सकता है इन दोनों प्रेसिडेंसी में, इंडिया के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है? इंडिया के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, मेरे ख्याल बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। अगर कमला हैरिस की प्रेसिडेंसी है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो बाइडेन प्रेसिडेंसी में हमने देखा, वो बात आगे बढ़े, शायद और भी बढ़े, क्योंकि कमला हैरिस की माँ भारतीय मूल की थी, तो वो भी एक इम्पैक्ट है। तो वो हम नॉर्मली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां प्रेसिडेंट ट्रम्प का सवाल है, जब वो राष्ट्रपति थे तो कई चीजें, कई फैसले उन्होंने लिए जो भारत के हित में थे। जैसे उन्होंने स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन लेवल 1 इंडिया को दिया, जिससे हाई लेवल टेक्नोलॉजी रिलीजेस के लिए, जो क्वाड की आपने बात की, जो 2007 के बाद एक तरह से मॉरिबंड हो गया था, उसको ट्रम्प ने 2017 में रिवाइव किया। और उसके होने से इंडिया को क्वाड फ्रेमवर्क में और बायलैटरली भी बहुत फायदा हुआ। लेकिन ट्रम्प बहुत अनप्रिडिक्टेबल, बहुत ट्रांजैक्शनल है। एक समय 2017-2018 में उन्होंने पाकिस्तान का बहुत क्रिटिसिज्म किया था कि वो अफगानिस्तान में यूएस को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं और पाकिस्तान को सारा सिस्टम बंद करना चाहिए। उसके बावजूद 2019 में जब उन्हें पाकिस्तान की जरूरत थी, जब वो तालिबान से एग्रीमेंट करना चाहते थे, तो उन्होंने इमरान खान को व्हाइट हाउस में इनवाइट किया। वहां उस मीटिंग में उन्हें कहा कि मैं कश्मीर में मीडिएट करने को तैयार हूँ, और भारत के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा है कि मैं कश्मीर में मीडिएट करूँ। अब ये तो हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद मुझे याद है कि हमारे विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। तो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। फिर ट्रेड को लेकर ट्रम्प के समय हमारे ऊपर काफी प्रेशर था, जो इंडिया के लिए जीएसपी बेनिफिट्स थे, जिससे कई कैटेगरी के प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री जाते थे, वो बेनिफिट उन्होंने हटा दिया था। स्टील एंड एल्यूमिनियम इनपुट्स पे भी टैरिफ इम्पोज किया था, नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स पे, जबकि इंडिया का एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है। और जब ट्रम्प ने कहा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलने आए, उस समय उन्होंने ये भी कहा कि भारत ट्रेड में बहुत बड़ा अब्यूजर है और हम टैरिफ लगाएंगे भारत पे। तो ट्रेड रिलेटेड इश्यूज पे चैलेंजेस हो सकते हैं अगर ट्रम्प प्रेसिडेंसी है। पर ब्रॉडली मेरे ख्याल में हैरिस प्रेसिडेंसी हो, ट्रम्प प्रेसिडेंसी हो, भारत और यूएस के बीच जो रिश्ते वो आगे ही बढ़ेंगे। एक फाइनल क्वेश्चन, क्योंकि
जो जहां तक एक गुरबंत पन्नून के अलेज्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट का मसला है और उसको लेकर यूएस कोर्ट में मामले चल रहे हैं, इंडैक्टमेंट की जो खबरें आती हैं उसको लेकर, ये कितना बड़ा अभी तक जो है कांटा बना हुआ है बायलैटरल रिश्तों में भी, और चूंकि उनके फाइव आइज पार्टनर में ऑस्ट्रेलिया शामिल है जो क्वाड में है, कनाडा के साथ तो रिश्ते तलखियां हैं ही। ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद भारत के एनएसए को भी जो है समन करने की बात आ रही है यूएस कोर्ट से। तो ये कितना बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है रिश्तों में आने वाले दिनों में? पहली बात तो यह है कि यूएस कोर्ट उनको समन नहीं कर सकते हैं जिनके पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस हैं। तो ये तो हमें ध्यान रखना चाहिए, तो सवाल ही नहीं उठता है। अब जैसे एक केस था पहले जब सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस को समन करना चाहते थे या विदेश मंत्री को, और स्टेट डिपार्टमेंट ने साफ पोजीशन दिया था कि आप जिस व्यक्ति को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है उसको समन करने की बात ही नहीं, तो संभव ही नहीं, तो वो अलग बात हुई। तो जहां तक अब दोनों सरकारों के बीच क्या बात हो रही है इससे मैं अवगत नहीं, लेकिन जो पब्लिक फोरम मीडिया में जो खबरें आई हैं उसको देखते ये संकेत होता है कि दोनों सरकारें इसके बारे में बात कर रही हैं, और भारत की सरकार की तरफ से स्टेटमेंट्स आए थे कई बार कि इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह का नेक्सस है। तो जब तक वो आपस में बात कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द टू कंट्रीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए ठीक है सर। और मुझे लगता है कि जो बात ज्यादातर एक्सपर्ट्स और डिप्लोमेट्स अब जोर देते हैं कहते हुए कि देखिए भारत यूएस संबंधों में अब एक तरीके की जो स्टेबिलिटी है वो अपने आप में एक जरूरी बात है, क्योंकि हर दफा कोई बिग बैंग जो है अनाउंसमेंट शायद ना हो एक न्यूक्लियर डील या डिफेंस फ्रेमवर्क की तरह, लेकिन एक कंसिस्टेंसी अक्रॉस सेक्टर्स है जो जरूरी है। और क्वाड में जब शिखर वार्ता की एक समिट होती है, दुनिया के बड़े देश के नेता मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें एक दिलचस्पी तो होती है, तो उसे हम क्लोजली आगे भी ट्रैक करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए।